चैप्टर 36 सिया की बच्ची। दादाजी ने अक्षत को हवेली की सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी थी, जिसमें अबीर खाना बनाने में उसकी हेल्प करने वाला था और साथ ही कपड़े भी धोने वाला था और बर्तन भी साफ करने वाला था। कुल मिला के काशी और सिया ने दोनों भाइयों को राठौड़ का रामू काका वर्जन बना दिया था। दोनों भाई गुस्से का घूंट पी के चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। शायद दोनों की चुप्पी तूफान से पहली वाली शांति थी। अक्षत झाड़ू उठा लेता है और साथ ही पोछा भी। अब बेचारे को ये तक नहीं पता कि पोछा दिखता कैसा है, और अगर किसी से पूछता तो उसकी ही बेइज्जती होती, इसलिए अपनी 1.5 लाख की शर्ट उठा के उसे पोछा बना दिया। वो थोड़े से हिस्से पे झाड़ू लगाता और तुरंत ही पोछा लगा देता। काशी उसके पीछे पीछे सब चेक कर रही थी। ए फ्लैट बेचारा अक्षत, जिसके कदम रखने से पहले ही पूरी हवेली चमक जाती थी, आज उसको पोछा लगाना पड़ रहा था और ये जन्मों के इंतजार के बाद दिखने वाला सीन सारे सर्वेंट देख रहे थे, लेकिन नजरें झुका के। अब सब खुली आंखों से देख के उन्हें अपनी मौत थोड़ी बुलानी थी, पर हमारी काशी मैडम बहुत एंजॉय कर रही थी और साथ ही बाकी घरवाले भी, क्योंकि ये प्यार का बुखार चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे नशे में झूम जाते हैं। अक्षत ऐसी झाड़ू लगा रहा था जैसे फ्लो पे बॉल गिरी हुई हो और उसे बाउंड्री से बाहर फेंकना हो। 5 मिनट में ही उसने जादू की झाड़ू को अपने जादू से डस्टबिन में जाने लायक बना दिया था। अक्षत बेचारा झाड़ू के चिथड़े उड़ा के लाचारी से दादाजी को देखने लगता है। तभी काशी मुस्कुराते हुए दूसरी झाड़ू लेके आती है और प्यार से बोलती है, अरे अरे हुकुम सा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये हुकुम सा का घर है। अब वो कोई कबाड़ी थोड़ी है जो 7 रुपए के न्यूज़पेपर खरीद के 1 रुपए की कमाई पे इतराए। ये हुकुम सा का नहीं, द ग्रेट अक्षत राठौड़ का घर है। झाड़ू की कमी थोड़ी है कोई, आप जितनी चाहे उतनी तोड़िए, लेकिन जरा सफाई तो अच्छे से करिए। ये द ग्रेट 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 अक्षत राठौड़ के नाम पे पोछा मत लगाए, थोड़ा तो डरिए हुकुम सा से। काशी इतना बोल के मुंह दबा के हंसने लगती है और बाकी घर वाले तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अक्षत का तो मुंह ही बन गया था। वो सब पर एक सरसरी निगाह डालता है और सब अपना चेहरा दूसरी ओर करके पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। लेकिन काशी से कहाँ कंट्रोल होने वाला था, वो तो उसके सामने ही जोर जोर से हंसने लगती है। अक्षत गुस्से से फूटने को तैयार था। वो काशी का हाथ पकड़ के उसे एक झटके में अपने पास खींचता है और उसकी कमर पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। दोनों के बीच हवा पास होने की भी जगह नहीं बची थी। अक्षत काशी के बालों में हाथ डाल के उसके चेहरे को अपने पास लाने लगता है। अक्षत की हरकत से काशी की सारी हंसी एक पल में ही गायब हो जाती है और दिल जोरों से शोर मचाने लगता है। वही बाकी घर वाले तो मुंह फाड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमेशा गुस्से में रहने वाले अक्षत को रोमांस का आर भी आता होगा। घर के बड़े वहां से चले जाते हैं, लेकिन अनवी बेशर्म की तरह सोफे के पीछे छुप के सब देखने लगती है। काशी अक्षत की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। उसका ध्यान अक्षत पे कम और आसपास ज्यादा था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन किसी को ना देख के वो चैन की सांस लेती है। काशी को उसकी ओर ना देखता पाके अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वो काशी के बालों को थोड़ा खींच के उसे अपनी ओर देखने को मजबूर करता है। काशी को थोड़ा दर्द होता है और आंखें बंद हो जाती है। अक्षत एक एक वर्ड पिसते हुए बोलता है, कितनी बार बोला है कि जब मैं पास रहूं तो मुझ पे ध्यान दिया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। काशी अक्षत से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, कोई आ जाएगा प्लीज। लेकिन अक्षत को तो कभी कुछ सुनाई ही नहीं देता था, वो हमेशा अपने दिल की ही तो करता था। अक्षत काशी के बालों को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोलता है, अभी तो बहुत हंसी आ रही थी, जैसे मैं मिस्टर बीन का रोल प्ले कर रहा हूँ और तुम उसे देख के हंस रही हो। काशी को अक्षत की गर्म सांसें अपने चेहरे पे फील हो रही थी। वो सिहर रही थी, उसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो कुछ नहीं बोलती। काशी के चेहरे पे पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे। अक्षत भी उसके कांपते होठों को देख के पिघल रहा था। उस पर भी मदहोशी छा रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और काशी के चेहरे पे झुकने लगता है। जैसे ही वो काशी को छूने वाला था, अचानक ही काशी अपनी आंखें खोलती है और अक्षत को अपने इतने पास देख जोर से धक्का दे देती है। अक्षत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो थोड़ा पीछे हो जाता है। उसके छोड़ते ही काशी पीटी उषा बन के निकल लेती है और मुड़ के भी नहीं देखती। पीछे वो राक्षस उसके जाने से खुश नजर तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। अक्षत अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है।
क्योंकि अभी उसे काशी चाहिए थी और वो ऐसे ही निकल गई। वो खुद को शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अक्षत अपने बालों को नोचता हुआ बोलता है, यू हैव टू पे फॉर दिस धर्मपत्नी जी। आग लगाई है तो ठंडी भी टी करनी पड़ेगी। सो बी रेडी फॉर टुनाइट। अक्षत कुछ सोच के टेढ़ा मुस्कुराता है। वही बाहर हवेली के गार्डन में स्विमिंग पूल के पास सिया झूले पे बैठी अबीर की अलग अलग एंगल से वीडियो शूट कर रही थी और साथ ही सिया की एंकरिंग भी चालू थी, जो कुछ इस तरह से थी, देखो दुनिया वालों, जरा गौर से देखो, इनके हैंडसम फेस पे मत जाना। ये इंसान शकल से जितना भोला दिख रहा है ना अंदर से उतना ही बड़ा मगरमच्छ है। बस एक बार इसको छोड़ दो पानी में, फिर देखो सारा पानी बाहर और ये अंदर। अब है भी तो हाथियों की प्रजाति के डायनासोर। बोलने को तो ये लंबी लंबी फेंकते हैं और करने को नील बटे सन्नाटा है। देखो जरा कपड़े धोने देखो इनके, ऐसा लग रहा है जैसे जिम में डंबल उठा रहे हो। कहने को दी अबीर राठौड़ और काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के। हाँ, तभी पास से गुजर रहे एक सर्वेंट को रोक के, अरे काका जरा देख के आए आपके नवाब साहब को। अभी तक एक जोड़ी कपड़े भी धुले हैं या ऐसे ही बिलगनी बने बैठे हैं। बेचारा सर्वेंट कभी इधर देखता तो कभी उधर। वो अपना हाथ खड़ा करके सबसे छोटी उंगली खड़ा कर देता है और निकल लेता है। सिया उसको जाता देख अजीब सा मुंह बना लेती है और अबीर उसकी हालत पे जोर जोर से हंसने लगता है। अबीर को हंसते देख सिया चीर जाती है। वो गुस्से से लंबे लंबे कदम लेके अबीर पे पास जाती है और उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम चुप हो रहे हो या नहीं। अबीर उसकी बात को इग्नोर करके हवा में उड़ा देता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सिया को अबीर के हंसने पे और भी गुस्सा आता है और जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो अबीर को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और अबीर की सारी हंसी गायब हो जाती है। अब बारी थी सिया के हंसने की। सिया जोर जोर से हंसे जा रही थी लेकिन अबीर तो फूल के गुब्बारा बन चुका था। पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगता है। वो सिया को घूरते हुए बोलता है, सिया की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सिया उसकी बात सुन के बेचारों सी शकल बना के बोलती है, ओले ले ले। अबीर अंकल को गुस्सा आ गया, लेकिन अंकल थोड़े बादाम खाना शुरू कीजिए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो बच्ची कैसे होगी। अबीर उसकी बात पे टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें प्रेग्नेंट होने की इतनी जल्दी है। पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी देर करता ही नहीं। अबीर की बात सुन के सिया को खांसी आ जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी पासा पलटते नहीं देख सकती थी, इसलिए सड़ा हुआ मुंह बना बेशर्म की तरह बोलती है, अंकल जिससे अपना पजामे नहीं बंधता वो मेरा लहंगा क्या खाक खोलेगा। अब इससे ज्यादा बेइज्जती तो अबीर की जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। और सिया ने ये कसर भी पूरी कर दी थी। वो गुस्से से लाल हो जाता है और जल्दी से पूल से बाहर आके कपड़े धोने वाली थापी उठा लेता है और सिया को ऐसे देखता है मानो बोल रहा हो, सिया आज तो तुम्हारे नाम के आगे लेटना लिख दिया तो मेरा नाम भी अबीर नहीं। सिया ना में सिर हिलाते हुए आगे आगे भागने लगती है और अबीर पीछे पीछे। आज तो किसी न किसी का खून होना तय था। वो दोनों सीधे अंदर चले जाते हैं, सिया आगे आगे अबीर पीछे पीछे। लेकिन अंदर तो अक्षत का सफाई अभियान चल रहा था जो उसने बड़ी मेहनत से पूरा किया था। सिया जल्दी से जाके सीढ़ियों पे चढ़ जाती है, लेकिन अबीर जो पहले ही भीगा हुआ था वो फर्श गीला होने की वजह से धड़ाम से गिर जाता है। गिरता अबीर है लेकिन चोट अक्षत के दिल पे लगती है क्योंकि उसका सारा पोछा खराब हो चुका था और वो दोबारा लगा के फिर से अपनी कमर नहीं तुड़वाना चाहता था। अक्षत अबीर को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। अबीर उसकी लाल आंखों को देख के देते हुए बोलता है, भाई सा मैं दोबारा लगा दूंगा। अक्षत उसे घूरते हुए बोलता है, पहली बार पोछा मैंने लगाया है तो तुम दूसरी बार कैसे लगा सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दादाजी के सामने सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हो। अबीर बेचारा लाचारी से ना में सिर हिला देता है। अब बेचारा क्या ही बोलता कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। CH-37 आरा मशीन। सिया और काशी ने मिलकर अबीर और अक्षत की अच्छे से बैंड बजा दी थी। अबीर गुस्से से सिया के पीछे कपड़े धोने वाली थापी लेके भागता है, लेकिन सिया कौन सा कम थी। वो आगे आगे और अबीर पीछे पीछे। दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले जाते हैं। अबीर जो पहले से ही भीगा हुआ था वो अक्षत के लगाए पोछे में फिसल के गिर जाता है। अक्षत का लगाया हुआ पोछा खराब हो जाता है। बेचारे हुकुमसा ने इतनी मेहनत से पूरे फर्श को चमकाया था। अक्षत जो इतनी देर से पहले से ही गुस्से से उबल रहा था वह अबीर की हरकत से तैश में आ जाता है और उसको खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। हाँ, अबीर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, भाई साहब मैं दोबारा पोछा लगा दूंगा।
अक्षत अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, पहली बार भी पोछा मैंने ही लगाया और तुम दूसरी बार लगाने के लिए बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादाजी के सामने तुम अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो। लेकिन मैं सबको बता दूंगा कि मैंने पोछा लगाया था। अबीर जवाब देता है, भाई साहब मेरा मतलब था कि मैंने आपका लगाया हुआ पोछा गंदा कर दिया है, मैं उसे साफ कर दूंगा। अक्षत टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी है? अबीर बेचारा लाचारी से ना में सर हिला देता है। अबीर उठने की कोशिश करता है, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से वह फिर से फिसल कर गिर जाता है और अबीर बेचारा अपनी कमर पकड़ लेता है क्योंकि उसे कमर में काफी जोर से लग चुकी थी। अक्षत अबीर को खुन्नस से घूरने लगता है। अबीर फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर एक बार उसकी कोशिश फेल हो जाती है और वो धाम से नीचे गिर जाता है। अक्षत चिढ़ते हुए उसे देखता है और लंबे लंबे कदम लेकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसका भी पैर फिसल जाता है और वह उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। अबीर की जोरदार चीख निकल जाती है, भाई साहब! बेचारा अबीर जो पहले से ही इतना परेशान था, अपनी टूटी हुई कमर को सहला रहा था। अक्षत के गिरने से उसकी पूरी बॉडी ही जाम हो जाती है। अबीर अक्षत को धक्का देते हुए बोलता है, भाई साहब आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मेरी तो पूरी बॉडी को ही तोड़ दिया आपने। कितने भारी हो आप! जल्दी से उठो वरना तो मेरा यहीं पर दम घुट जाएगा। अक्षत अबीर से गुस्से में पूछता है, तुम्हें मैं भारी दिखाई देता हूँ? तुमसे तो पूरे 2 किलो वजन कम है मेरा। उद्धरण चिन्ह। अबीर बेचारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलता है, भाई साहब आपका 2 किलो वजन कम नहीं है, आपका 200 किलो वजन है। उठ जाए वरना मैं मर जाऊंगा। आप क्या यह चाहते हो कि आपका छोटा भाई आज यमराज को प्यारा हो जाए? अक्षत अबीर को कुछ कहता कि उससे पहले ही फर्स्ट फ्लोर से काशी के बोलने की आवाज आती है, देखा मैंने कहा था ना कि आप डायनासोर हैं। आज तो आपको यकीन हो गया होगा ना। अब तो आपको आपके छोटे भाई ने भी कह दिया, वरना तो मुझे तो बात बात पर सुनाते रहते हैं। अब तो आप आज से थोड़ा खाना खाना कम कर दीजिए, वरना किसी दिन तो आप फूल के पूरे भैंसे हो जाएंगे और फिर हमें हवेली के दरवाजे भी तुड़वाने पड़ जाएंगे आपको अंदर लाने के लिए। अक्षत वैसे ही अबीर के ऊपर लेटा हुए बोलता है, तुम्हें मैं भैंसा दिखाई देता हूँ? उद्धरण चिन्ह। काशी मुंह बनाते हुए जवाब देती है, लो कर लो बात, अब आपको इस बात में भी शक है? इतना सब होने के बाद शक की कोई गुंजाइश रह जाती है? और कितने प्रूफ चाहिए अब आपको? वैसे मुझे पहले लगता था कि आपका ऊपरी माला खाली है, लेकिन अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपके टॉप फ्लोर में कुछ भी नहीं है। तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वैसे मैं यह कहने आई थी कि जल्दी से जाकर नाश्ता बना लीजिए, वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, खाना अच्छा बनाएगा, अपने जैसा बेस्वाद खाना नहीं, समझे? अक्षत काशी को आंखें दिखाते हुए बोलता है, तो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? काशी थोड़ा हंसते हुए जवाब देती है, मैं ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी हूँ, अब मेरा दिमाग खाना बंद कर दीजिए और वो रहा किचन और खाना बनाए। अक्षत काशी को कुछ कहने वाला होता है कि उसे मेन डोर से राणा जी के हंसने की आवाज आती है। राणा जी अपना पेट पकड़ के हंसने लग रहे थे। अक्षत राणा जी को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। राणा जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, हुकुम सा मुझे नहीं पता था कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। दरअसल राणा जी की जब एंट्री हुई थी तो सामने अक्षत अबीर के ऊपर लेटा हुआ था, इसीलिए राणा जी ने कुछ और दिमाग लगा लिया था, क्योंकि इससे पहले का सीन तो उन्होंने देखा ही नहीं था। राणा जी अक्षत और अबीर के पास आके बोलते हैं, हुकुम सा आपको पहले बताना चाहिए था, वरना तो हम हुकुम रानी सा को मुंबई ही छोड़ आते। बेवजह ही हमने इतने पंगे लिए। अगर आप दोनों का आपस में ही चक्कर चल रहा था तो पहले बता सकते थे आप। वैसे अगर आपको दादाजी की फिक्र हो रही है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादाजी से बात कर लूंगा। अब हर किसी के हार्मोन्स एक जैसे तो होते नहीं है, किसी किसी के तो अलग भी तो होते हैं। और मुझे तो लगता है अगर आप दोनों ने शादी कर ली तो आप पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल पेश करेंगे और लोग जो अपने प्यार को साबित करने के लिए डरते रहते वह भी अपने प्यार को साबित कर पाएंगे। मतलब जिनका प्यार आपके जैसा होता है, सिर्फ वो। अक्षत, जिसका दिमाग राणा जी और काशी की बातें सुनकर एकदम गर्म हो चुका था, वह जोर से चीखता है, राणा जी मुझे लगता है आपके दिन इस दुनिया में पूरे हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी आपको पार्सल करवा देता हूँ। यमराज के पास उनका भैंसा आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा आपको। अक्षत की लाल आंखें देखकर राणा जी की हालत खराब हो जाती है और वह चुपचाप वहां से निकलने में अपनी भलाई समझते हैं। जाने से पहले राणा जी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे क्या।
आपकी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था, पर लगता है आप मदद लेना नहीं चाहते। मैं चलता हूँ। वैसे मैं आपको ये कहने आया था कि आज की सारी मीटिंग दादाजी ने कैंसिल करवा दी है और अभी आपको खाना बनाना है सभी के लिए, और यह लीजिए लिस्ट। इसमें जिसको जो जो खाना है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप जल्दी से जाकर नाश्ता बना लीजिए, और मुझे ना तीखा खाना ज्यादा पसंद है, तो खाने में जरा मिर्ची डाल दीजिएगा। कहीं आप अपनी तरह बेस्वाद खाना बना दे। राणा जी की बात सुन के अक्षत एक झटके में अबीर के ऊपर से उठता है और राणा जी की तरफ दौड़ता है। लेकिन राणा जी भी कहाँ कम थे। वो अक्षत के उन तक पहुंचने से पहले ही वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अबीर अपनी कमर को सहलाते हुए खड़ा हो जाता है। अबीर और अक्षत ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी काशी और सिया को खुन्नस से देखने लगते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी अपनी वाली को देखकर अपने मन में बोलते हैं, आज जो तुमने किया है इसका बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि तुम अपना मुंह खोलने लायक नहीं बचोगी। अक्षत किचन की तरफ चला जाता है और अबीर अपनी टी शर्ट निकाल के पोछा लगाने लगता है। कुछ ही सेकंड में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षत बर्तन उठाने की जगह उनसे क्रिकेट खेल रहा हो। वो काशी से तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन किचन के बर्तनों पर निकाल रहा था। अक्षत अपना फोन निकाल लेता है और उसमें यूट्यूब ऑन करके सबके लिए नाश्ता बनाने लगता है। कुछ ही देर में घर के सभी मेंबर खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। दादाजी डाइनिंग एरिया में आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ जाते हैं और जोर से अक्षत को आवाज लगाते हैं, अरे नवाब साहब, आज हमें नाश्ता देने का इरादा भी है या नहीं आपका, या फिर आज हमें भूखे रहना पड़ेगा। अक्षत अंदर से खुन्नस से जवाब देता है, दादाजी सब रेडी है, खुद भी खा लीजिएगा और अपनी दोनों लाडलियों को भी खिला लीजिएगा। लास्ट वाली लाइन उसने मन में बोली थी, क्योंकि अपने मन की बातें सबको नहीं बताते हैं ना। अक्षत की चिड़ी हुई आवाज सुन के सबको हंसी आने लगती है और सब अपना पेट पकड़कर फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। अक्षत बेचारा कहाँ, वो राजस्थान का हुकुम सा, जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी, और आज एक मामूली सी लड़की के आगे उस बेचारे की नहीं चली। सही कहते हैं लोग, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और अक्षत का भी आज वक्त बदल चुका था। बड़ी प्रोग्रेस कर ली थी उसने। वह अपने ऑफिस के शानदार केबिन से निकल के किचन के हेड शेफ की पोस्ट पर साइन हो चुका था। कुछ ही देर में सर्वेंट अक्षत का बनाया हुआ खाना लेकर डाइनिंग एरिया में हाजिर हो जाते हैं। सारी डिशेज कवर की हुई थी, इसीलिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक एक करके सारे डिश डाइनिंग टेबल पर सजाई जाती है। अक्षत एक विनिंग स्माइल के साथ बाहर आता है, जैसे उसने खाना बनाकर टॉप कर लिया हो, और अब बस उसे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिलना है। लेकिन उसे गोल्ड मेडल मिलेगा या नहीं, यह तो दादाजी डिसाइड करने वाले थे। अक्षत खुशी से खाना परोसने लगता है। खाने को देख के सबको उल्टी आने को हो जाती है, लेकिन सब अपने आप को कंट्रोल करके बैठे रहते हैं। अक्षत के बनाए खाने को देख के सब लोग अपना सलाइवा निगलते हैं। अबीर भी अपना काम खत्म करके खाने के लिए आ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उसे भी बहुत भूख लग रही थी। वो अपनी जगह पे आता है और खाने पे टूट पड़ता है, लेकिन लाख खींचने पे भी उससे रोटी का टुकड़ा नहीं टूटता। वो राणा जी को आवाज देता है, राणा जी जरा मेरी तलवार लेके आइए, ये तो बड़ी ही टफ है। राणा जी जवाब देते हैं, छोटे सरकार, मैंने कोशिश की थी लेकिन तलवार रोने लगी ये बोल के कि मुझे छोड़ दो, मुझ पे इतना अत्याचार मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए मैंने आराम मशीन वाले को बुलाया है, बस आता ही होगा। काशी और सिया एक रोटी को पकड़ के आपस में खींचने लगती है, शायद कुछ तो हाथ आए, लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी वो उस पहाड़ को हिला भी नहीं पाए। अब हिलाते भी कैसे, बनाया भी टी अक्षत ने अपने फौलादी हाथों से था। अबीर जो बेचारा भूख से तड़प रहा था वो कुछ और खाने को देखता है, लेकिन तभी मुंह पकड़ के भागता है, क्योंकि उसने लौकी की सब्जी देख ली थी जिसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी थी जैसे छिपकली काट के बना रखी हो। उसके बाद बारी आती है दादाजी की। वो टोस्ट उठाते हैं खाने को, लेकिन हाथ में आने से पहले ही बेचारा राख बन जाता है। अक्षत अपनी चेयर पे बैठ के मुंह बनाते हुए बोलता है, कर लो नौटंकी, मैं सब साझता हूँ, मेरे हाथों का खाना सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है, और आप सबके ऐसे नसीब कहा कोई नहीं, बना लीजिए मुंह, मैं भी चुन चुन के बदला लूंगा। अक्षत अपनी प्लेट उठा के खाना खाने लगता है। वो रोटी उठाता है और राजपाल यादव की तरह उसका टुकड़ा करने लगता है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है उसके मुंह में जाते ही कि वो सिर्फ डबल उठा सकता है, खाना नहीं बना सकता, वो सिर्फ दूसरे को उड़ा सकता है।
लेकिन अपने हाथों से कुछ बना के खिला नहीं सकता। वो चेयर से उठ के बोलता है, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, मैं आता हूँ। अक्षत चला जाता है और सब लोग ठहाका मार के हंसने लगते हैं। काशी अपनी जगह से उठते हुए बोलती है, आज खाना मैं बनाती हूँ सबके लिए। मीरा जी उसे मना करती है, ये बोल के कि वो पहली बार खाना शादी के बाद ही बनाएगी। और काशी मायूस होके बैठ जाती है। लेकिन शादी की बात पे ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। अक्षत अपने रूम में आता है और अपनी की गई सारी हरकतों के बारे में सोचने लगता है। वो खुद में ही मुस्कुराने लगता है। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बाथरूम में चला जाता है। तभी कमरे का डोर थोड़ा सा खुलता है और काशी अपना छोटा सा सिर अंदर डाल के पूरे रूम को स्कैन करने लगती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि खतरा नहीं है तो वो अंदर जाती है और जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगती है। लेकिन फोन लेके जैसे ही जाने लगती है उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो भागने लगती है, लेकिन अक्षत उसके पेट पे हाथ रख के उसे हवा में उठा लेता है और अपने साथ बाथरूम में ले जाता है। अक्षत काशी को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया है और काशी की बोलती बंद हो जाती है। वो अक्षत की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अक्षत तो आज पूरे मूड में था। वो काशी को ग्लास वॉल से सटा देता है और खुद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। काशी की सांई उसके पास होने से अटकने लगती है। वो बुरी तरह कांप रही थी। शॉवर के ठंडे पानी में भी उसकी बॉडी तप रही थी। अक्षत उसके बाल साइड करता है और उसकी गर्दन पे अपने ठंडे होठ रख देता है। वो काशी की साड़ी से झांकती खुली कमर पे हाथ रख के उसके पेट पे चलाने लगता है। वो अपनी एक फिंगर उसकी नेवल में डाल के घुमाने का आज्ञा है। काशी की हालत खराब होने लगती है। वो अक्षत का हाथ पकड़ लेती है और ना में सिर हिला देती है। लेकिन आज अक्षत रुकने के मूड में लग नहीं रहा था। वो काशी के ब्लाउज की डोरी एक झटके से खींच देता है और उसके ब्लाउज को उसके कंधों से सरका के बाइट कर लेता है। काशी की मुठिया बंद हो जाती है और उसकी पकड़ साड़ी पे कस जाती है। काशी को फिर से उस रात वाला एहसास हो रहा था। अक्षत धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और दूसरे हाथ से उसकी साड़ी की प्लेट्स को निकालने लगता है। काशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डर से कांप रही थी। अक्षत उसके चेहरे को देखता है तो पीला पड़ चुका था। अक्षत होश में आता है और उसे अपने सीने से लगा के उसके सिर को सहलाने लगता है। वो काशी को शांत करवाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। काशी कुछ देर में शांत होती है। अक्षत उसी बाथरोब में बाहर लेके जाता है और उसे चेंज करवाता है। फिर खुद भी अपने कपड़े चेंज करता है और काशी को लेके हॉल में चला जाता है। अक्षत शायद समझ गया था कि वो क्यों डर रही थी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काशी को सब सच बता देगा कि उस रात जो भी हुआ वो उन दोनों के बीच ही हुआ था। फिर चाहे उसके बाद काशी का कुछ भी रिएक्शन क्यों ना हो। CH38 हरामियों। अबीर बेचारे की तो कपड़े धो के और पोछा लगा के ही हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से सारे घर के बर्तन भी उसी ने ही साफ किया थे। तो उसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अक्षत के एक बार बोलने पे ही वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और खुद को घसीटते हुए कार तक लेके जाता है और अक्षत के पास ही बैठ जाता है। अबीर कार के अंदर जाते ही पसर जाता है। वो अक्षत की गोद में चढ़ के बैठ जाता है। अक्षत चिढ़ते हुए उसे खुन्नस में घूरने लगता है। लेकिन अबीर को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। अबीर अक्षत से बच्चों की तरह चिपक जाता है। अक्षत को अबीर पे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसे टॉलरेट नहीं किया था। अक्षत अबीर को खुद से दूर करने लगता है। अक्षत के दूर करने से अबीर बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलता है, भाई सा करने दीजिए ना प्लीज, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर करने दीजिए, फिर जब ऑफिस से आएंगे तब करूंगा। ऑफिस के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने से राणा जी की आवाज आती है जो अपने दोनों कानों पे हाथ लगा के बोल रहे थे, शिव शिव शिव, हे भोलेनाथ, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं किया तुमने? ये सब सुनने से पहले मेरे कान उठा क्यों नहीं लिए तुमने? घोर कलयुग प्रभु, घोर कलयुग, अनर्थ। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। थोड़ी तो देखना चाहिए कि आसपास मेरे जैसे नन्हे मुन्ने शरीफ बच्चे भी तो बैठे हैं। पर अब क्या ही कर सकते हैं प्रभु। लेकिन चमत्कार तो इस बात का है कि सच मानने को भी तैयार नहीं है। मैंने तो बोला था मैं कन्यादान कर दूंगा शादी में, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राणा जी अपनी बात खत्म करके चुपचाप अपने कान ढक के बैठ जाते हैं। उन्होंने ये इसलिए बोला था क्योंकि अभी अबीर को पोजीशन अक्षत की गोद में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल थी।
अगर कोई भी उन्हें ऐसे देखता तो गलत ही समझता। दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था मानो अक्षत अबीर को फीड करवा रहा हो। अबीर और अक्षत दोनों का ही माथा ठनक जाता है राणा जी की बात सुन के। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और फिर कार में कुछ ढूंढने लगते हैं। अचानक ही दोनों डेविल स्माइल करते हैं। अबीर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अक्षत को इशारा करता है। अबीर अपना रुमाल निकाल लेता है और अक्षत से भी उसका रुमाल लेके दोनों को आपस में बांध के रोल कर लेता है। अक्षत कार में रखे कुशन को उठा लेता है। राणा जी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ने को होते हैं दोनों भाई उनको मौका दिए बिना ही अबीर राणा जी के गले पे रुमाल रख के दबाने लगता है और अक्षत राणा जी के मुंह पे कुशन रख के दबाना शुरू करता है। राणा जी की सांसें अटकने लगती है। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है लेकिन उन दोनों भाइयों का ऐसा कोई इरादा लग नहीं रहा था। अबीर दांत पिसते हुए बोलता है, राणा जी ये कलयुग है कलयुग। कलयुग में बहुत कुछ देखना पड़ता है और सहना पड़ता है। लेकिन आप ये सब सहने के लिए कुछ ज्यादा ही नाजुक है तो हम एक काम करते हैं आपकी परमानेंट बुकिंग कर देते हैं सवर की। आप जैसे महान लोगों की इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो जी लेंगे आपके बिना। बस आप सुखी रहिए। सो गुड बाय राणा जी। अगले जन्म में हम आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। राणा जी की सांसें उखड़ने लगती है। तब जाके दोनों भाई उनको छोड़ते हैं। राणा जी लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं और दोनों भाई शान से एक पैर पे दूसरा पैर रख के राजा की तरह बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख के टेढ़ी स्माइल करने लगते हैं। अक्षत स्माइल करते हुए बोलता है, राणा जी, अगर खातिरदारी में कमी रह गई हो तो आप बता सकते हैं हमें। हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आफ्टर ऑल आप इतनी सेवा करते हैं हमारी। आपके इतने मीठे बोल सुनने को मिलते हैं हमें तो बदले में इतना तो हम कर ही सकते हैं आपकी खिदमत में। और आपको शर्माने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आखिर अपनों से ही क्या शर्माना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुन के राणा जी उसे मिरर से खुन्नस में घूरने लगते हैं। लेकिन पहले राणा जी की नजर साथ में बैठे ड्राइवर पे जाती है जो मुंह दबाए हंस रहा था। राणा जी उसके बाल नोचने लगते हैं। बेचारे ड्राइवर की हालत खराब हो जाती है। वो एकदम से ब्रेक लगा देता है। राणा जी लड़कियों की तरह उसके बाल नोचते हुए बोलते हैं, 1.5 फुट ये सुंदरलाल, बड़ी हंसी आ रही है तुमको। फिर तुम रोते हुए मेरे पास अपनी उस ब्यूटी क्वीन की शिकायत लेके। राणा जी आप मेरी ब्यूटी ने दूध ना दिया। राणा जी आज मेरी ब्यूटी भाग गई पड़ोसी के भैंसे के साथ, उसे ढूंढ के ला दीजिए। फिर बताता हूँ तुम्हें तो मैं। यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी और तुम मुझ दबा के हंस रहे थे। ड्राइवर बेचारा अब क्या ही बोलता, इसलिए मुंह लटका के बैठ जाता है। अब बेचारा बोलता भी तो क्या। वही अबीर और अक्षत दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंस रहे थे। राणा जी दोनों के हंसने से चीर जाते हैं और अपनी सीट से उठ के पीछे की सीट पे पार्सल हो जाते हैं। और पीछे जाते ही अक्षत के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देते हैं और गुस्से से मुंह बनाते हुए बोलते हैं, साले हरामियों, शर्म नहीं आती तुम्हें जरा भी। अपने इकलौते दोस्त को मारने की कोशिश करते हुए। तुम दोनों पे तो मैं कैसे कर दूंगा। कमीनों थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। तुम दोनों से बड़ा हूं मैं। और जब देखो तब मुझ पे बरसते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उस पे वापस से वार करते हुए बोलता है, हम थोड़ी कहा था कि तू हमारे दोस्त से हमारा बॉडीगार्ड बन, अब गलती की है तो भुगत। हम तो जानते ही नहीं तुम हो कौन। मुझे तो याद ही नहीं मेरा दोस्त आखिर चला कहाँ गया। अक्षत की बात सुन के राणा जी का मुंह ही बन जाता है। राणा जी अक्षत के साथ बचपन से ही थे, लेकिन उससे थोड़े बड़े थे। राणा जी बचपन से ही अक्षत का ख्याल रखते आ रहे हैं। राणा जी अक्षत की बात सुन के थोड़ा मायूस हो जाते हैं क्योंकि अक्षत को दुश्मनों से बचाते और उसके साथ काम में बिजी रहते दोनों की दोस्ती कहीं गायब ही हो चुकी थी। राणा जी सेठी होके अक्षत के गले लग जाते हैं कि अबीर मुंह बनाते हुए दोनों के ऊपर चढ़ के बोलता है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हाँ, और जबरदस्ती उनसे चिपक जाता है। राणा जी मुंह बना के बोलती है, जब तुझसे कोई प्यार ही नहीं करता तो क्यों भीड़ कर रहा है, चल निकल यहाँ से। अबीर कुछ बोलता कि उससे पहले ही एक साथ बहुत सारे गार्ड्स आके उनकी कार को घेर लेते हैं और उन कार से बहुत सारे आदमी हाथों में गन लिए निकलते हैं और अक्षत की कार पे शूट करने लगते हैं। लेकिन कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनको कुछ नहीं होता। अक्षत आज गार्ड्स के साथ नहीं आया था, वो तीनों ही साथ थे और कार रुकी हुई थी तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। राणा जी सड़ी हुई शकल बना के बोलते हैं, इन लोगों से तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। ये चाहते ही नहीं कि मैं दोस्त बनूं। उतना बोल के राणा जी अपनी गन निकाल लेते हैं और उसे लोड कर लेते हैं। अक्षत जी राणा जी को कॉल करते ऊपर बोलते हैं, चिल समीर,
राणा जी आने दे, वैसे भी काफी दिन हो गए हमने साथ में कोई गेम नहीं खेला। चल आज पबजी खेलते हैं। अक्षत की बात सुन के राणा जी के फेस पे चमक आ जाती है। अक्षत अपनी कार की सीट से स्नाइपर निकाल लेता है। राणा जी अपनी गन लेके निकल जाते हैं और अक्षत अपनी स्नाइपर लिए स्टाइल से बाहर आता है। उन दोनों को जाता देख अबीर मुंह बना के बोलता है, मुझे तो हमेशा ही बच्चा समझ लेते हैं, आज बता के रहूंगा कि मैं बच्चों का बाप हूँ। अबीर अपनी गन निकाल लेता है और कार की रूफ ओपन करवा के उसमें से बाहर निकल जाता है और स्टाइल से कार की रूफ पे बैठ के ही सबको शूट करने लगता है। कुछ ही देर में तीनों ने मिलके सारे लोगों को मार दिया था। सब ढेर हो चुके थे। अक्षत बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोलता है, बस इतने ही आए थे। हाँ, अभी तो मैंने शुरू किया था और ये निकल भी लिए। तीनों मुंह बना के अपनी कार में जाने लगते हैं कि उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है। राणा जी फोन चेक करते हैं तो उन लोगों का कोई हेड था, उसका ही फोन रिंग कर रहा था। राणा कॉल अटेंड करता है और स्पीकर पे डाल के अक्षत के सामने कर देता है। सामने से किसी की गुस्से वाली आवाज आती है, क्या हो गया था मूर्ख इंसान, इतनी देर क्यों लगा दी थी कॉल अटेंड करने में, वो हुकुम सा मर गया कि ना। उद्धरण चिन्ह। सूरज भान, तुमने इतने भी अच्छे कर्म नहीं किए जो एक शेर की मौत देखो। तुम्हारे ऐसे भाग कहा, अगले जन्म में फिर से ट्राई करना, शायद सुधर जाओ और बात बन जाए। अक्षत उस आदमी यानी सूरज भान का मजाक बनाते हुए बोलता है। सूरज भान उसको जिंदा पाके गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, आज बच गए तो क्या हुआ है, बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, बहुत जल्द मेरी तलवार होगी और तुम्हारा सिर। उद्धरण चिन्ह। और वो दिन कभी नहीं आएगा सूरज भान, अक्षत घमंड से पर सनक भरी आवाज में जवाब देता है। वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा भिजवाया है तो जरा कबूल करो। अक्षत आगे बोलता है और कॉल कट कर देता है। सूरज भान अपनी हवेली में बैठा थे और अक्षत की कॉल कट करते ही गुस्से से अपने फोन को उठा के फेंक देता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सूरज भान की हवेली गिरने लगती है। सब लोग डर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं बाहर खड़ी सारी कारें भी एक एक करके ब्लास्ट हो जाती है और कुछ देर में बस धूल ही धूल रह जाती है और सूरज भान अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है। CH-39 गोबर गणेश अबीर। अक्षत पे कुछ लोग आके हमला करते हैं लेकिन वो तीनों मिलके उन सब की हालत खराब कर देते हैं। वही जब वो वहां से जाने लगते हैं तो उनमें से एक इंसान का फोन रिंग करता है। अक्षत कॉल अटेंड करता है तो सामने से आवाज आती है, काम हुआ या नहीं, वो हुकुम सा मरा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। मर गए मुझे मारने वाले, सूरज भान, वैसे तोहफा भेजा है कबूल करना। अक्षत घमंड से जवाब देता है और फोन उठा के फेंक देता है और राणा जी को बोलता है, राणा जी काफी दिन हो गए किसी से मिले नहीं है, चलिए जरा घूम के आते हैं। आज का दिन तो वैसे भी आपकी हुकुम रानी सा के ही नाम है। राणा जी हाँ में सिर हिलाते हैं और तीनों निकल जाते हैं। वही सूरज भान की हवेली में, सूरज भान जो अक्षत की बात सुन के तिल मिलाया हुआ था वो गुस्से से सब उठा के फेंक रहा था। अचानक ही एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सूरज भान खड़े खड़े गिर जाता है। हवेली के अंदर जितने भी लोग थे सब बाहर भागने लगते हैं। नौकर सूरज भान को उठा के बाहर ले जाते हैं। वो उसे गार्डन में लाके बिठा देते हैं और सब सामने देखने लगते हैं। सामने ही पूरी हवेली जमीन में मिलती जा रही थी और कुछ सेकंड्स में ही सब मिट्टी का ढेर हो चुका था। सूरज भान अपने दोनों हाथ सिर पे रख के बैठ जाता है। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बेचारा चैन की सांस ले ही रहा था कि उसकी पैंट गीली हो जाती है और मुंह एकदम काला, क्योंकि उसके पास खड़ी कार ब्लास्ट हो चुकी थी। रोहित शेट्टी की मूवी के सीन की तरह सारी कारें एक एक कर ब्लास्ट हो जाती है। तभी पीछे से सूरज भान की पत्नी शन्नो देवी जी रोते हुए आगे आती है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, देखा मैंने बोला था ना आपसे कि हुकुमसा से मत उलझिए, देखिए क्या नतीजा रहा, अगर मेरी सुन ली होती तो आज ये सब नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। सूरज भान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी वहां अक्षत की कार आके रुकती है। राणा जी डोर ओपन करते हैं तो अक्षत अपनी आंखों पे शेड्स लगाए बाहर आता है और एक हाथ पेंट की पॉकेट में डाल के आगे जाता है। उसके चेहरे पे घमंड से भरी लंबी चौड़ी मुस्कान थी। सूरज भान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। वही शन्नो जी उसको देखते ही हाथ जोड़ लेती है। अक्षत टेढ़ी स्माइल करता हुआ था सूरज भान को इशारा करता है उसकी वाइफ की ओर देखने के लिए। शन्नो जी के हाथ देख के सूरज भान की मुठियां बंद हो जाती है। वो गुस्से से उन पे चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके सामने हाथ जोड़ने की, थोड़ी तो अपने पति की इज्जत कर लेती।
बेवकूफ औरत, अपने पति के दुश्मन के सामने हाथ जोड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। शन्नू जी रोते हुए जवाब देती है, मैंने अपने पति के दुश्मन के सामने नहीं, राजस्थान के हुकुमसा के सामने हाथ जोड़े हैं। सूरजभान दांत पिसते हुए बोलता है, वो गद्दी मेरे बेटे की है। मेरा बेटा इस गद्दी का असली वारिस है और मैं इस 2 कौड़ी के लड़के से अपने बेटे का हक लेके ही रहूंगा। समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। अक्षत राणा जी को इशारा करता है। राणा जी पानी की बोतल लाके उसे देते हैं और अक्षत सूरजभान को देते हुए बोलता है, ताऊ जी इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए हवेली तो गई, अब दिल भी खोना चाहते हैं क्या? क्यों इतना बीपी हाई कर रखा है? बेवजह इस उम्र में निकल लेंगे पहली ही फुर्सत से। थोड़ा चिल कीजिए, इतना गर्म नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान गुस्से से बोतल को उठा के फेंक देता है और अक्षत को उंगली दिखाते हुए बोलता है, भांजे, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें पड़ने वाली है। अब तक तो तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन अब तो तुमने खुद ही अपनी कमजोरी बना ली है। वैसे सुना है बला की खूबसूरत है, जरा हमें भी तो टेस्ट करवाओ। मुंह मांगी रकम मिल। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान इतना ही बोल पाता है कि अक्षत, जो काशी का जिक्र सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो सूरजभान की गर्दन पकड़ के हवा में उठा देता है। उसके हाथों और चेहरे की नसें भी साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। अक्षत की हरकत से सूरजभान के सारे गार्ड्स अक्षत पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन राणा जी और अबीर अपनी गन निकाल के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और सारे गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सब जानते थे कि राणा जी और अबीर गुस्से में अक्षत के जैसे ही थे। अक्षत सूरजभान के गले को दबाने लगता है और दांत पिसते हुए बोलता है, मायसूक और ताऊ जी, हमारा रिश्ता तो बरसों पहले ही खत्म हो चुका है, जब आपने वो हरकत की थी, और दुश्मनी के अलावा और कुछ बचा है नहीं। तो जरा सोच समझ के मुंह खोलिए, क्योंकि अगर मुझे कोई बात आपकी पसंद नहीं आई तो शायद फिर कभी आप मुंह खोलने लायक ना बचे। और अगर मेरी जान को आंख उठा के भी देखा ना, तो आप तो जानते ही है ना कि मैं कितना ज्यादा शरीफ हूँ। अक्षत गुस्से से बोलता है और सूरजभान को उठा के फेंक देता है। सूरजभान सीधा जलती हुई कार पे गिरता है और दर्द से चीखने लगता है। अक्षत सब पे एक सरसरी निगाह डाल के वहां से निकल जाता है। अक्षत के जाते ही शन्नो देवी गार्ड्स की हेल्प से सूरजभान को हॉस्पिटल लेके जाती है। सूरजभान को हार्ट अटैक आया था, उसकी बॉडी भी जल चुकी थी, गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थी, कुल मिला के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। शन्नू जी उनके साथ ही हॉस्पिटल में ही रहती है, बस वो तो भगवान से दुआ ही कर सकती थी। अक्षत का मूड इन सब से बुरी तरह खराब हो चुका था। वो सुंदरलाल को कार हवेली ले जाने को बोलता है और खुद अपने विला चला जाता है, क्योंकि वो गुस्से से पागल हो रहा था और अगर इस बात वो काशी के सामने जाता तो वो उसे हट कर देता, इसलिए हवेली नहीं जाता। राणा जी और अबीर आना चाहते थे, लेकिन अक्षत ने उन्हें आने से मना कर देता है आंख दिखा के। अबीर और राणा जी शाम के वक्त हवेली पहुंचते हैं। राणा जी दादाजी और रणविजय जी के साथ किसी काम से चले जाते हैं और अबीर अंदर चला जाता है। अबीर फ्रेश होता है और कुछ देर टेरेस पे जाने की सोचता है। वो टेरेस पे जाता है तो वहां काशी, सिया और अनवी के साथ मीरा जी गप्पे मार रही थी। अबीर वहीं से ही वापस जाने लगता है कि उसके कानों में सिया के खिलखिलाने की आवाज आती है। वो वहीं रुक के एक टक सिया को देखने लगता है। उसके दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी। दिल बोल रहा था राइट, तो दिमाग सुबह का टॉर्चर याद दिला रहा था। अबीर वही दीवार से टेक लगा के उसको निहारने लगता है। मीरा जी सिया से पूछती है, सिया बेटा, काशी का तो फिक्स हो गया है कि उनकी शादी तो अक्षत से ही होगी, क्योंकि अब उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो अब रह गए आप बताएं आपको कैसा पति चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत का जिक्र सुनते ही बेचारी काशी का तो मुंह ही बन जाता है। वही सिया और अनवी खिलखिलाने लगते हैं। सिया कुछ देर में खुद को कंट्रोल करके कुछ सोचने के बाद बोलती है, मुझे ना आंटी ऐसा पति चाहिए जो 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 आपके छोटे नवाब साहब का बिल्कुल अपोजिट हो। उद्धरण चिन्ह। सिया आगे बोलती है, कहा मैं इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सेक्सी लड़की, तो मुंडा भी तो कोई मेरे जैसा ही होना चाहिए ना, एकदम हैंडसम। और आपके छोटे नवाब को देख के ही मुझे ना मिचमिची होने लगती है। मन करता है अभी के अभी उल्टी कर दूं उनके ऊपर, लेकिन फिर उनकी वो गोबर जैसी शकल देख के वो उल्टी भी नहीं आती। सिया की प्यारी बातें सुन के बेचारे अबीर का मुंह ही बन जाता है। कहा वो सुबह वाली हरकत के लिए माफ करने वाला था और अब उसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। अबीर कान लगा के सिया की आगे की बात सुनने लगता है। उसके प्यारे वचन कुछ इस तरह से थे, और आंटी ऊपर से उनका टॉप फ्लोर जंग खाया हुआ है।
तो आप ही बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब कोई इंसान इतना भी गोबर गणेश कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये जो दो वर्ड है ना, ये इनके लिए ही इजाद किए गए थे। कभी कभार डाउट होता है कहीं वो इंसान की खाल में गधे तो नहीं है, गलती से डिलीवरी गलत हो गई हो। वैसे आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुन के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अबीर दांत पिसते हुए नीचे चला जाता है। मीरा जी प्यार से सिया के सिर पे हाथ फेरती हुई बोलती है, बेटा, अबीर बाहर से चाहे जैसा भी हो लेकिन अंदर से वो खरा सोना है। अपने भाई से, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अबीर और अक्षत दोनों ने ही बचपन में ही अपना बचपना खो दिया। इस वजह से वो दोनों आज ऐसे है, इतने पत्थर दिल बन चुके हैं। लेकिन यकीन मानो, जिससे भी वो प्यार करते हैं ना, उसके लिए दुनिया को भी आग लगाने को तैयार रहते हैं। अगर उन पे एक खरोच भी आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ने बचपन में ही सब खो दिया अपना। उद्धरण चिन्ह। मीरा जी अपनी बात कहती कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। बाकी सब भी इमोशनल हो चुकी थी। मीरा जी खुद को नॉर्मल करती हुई बोलती है, अच्छा अब चलो, डिनर भी तो रेडी करना है। उद्धरण चिन्ह। तीनों लड़कियां उनकी बात पे हाँ बोलते हुए उठ जाती है और नीचे जाने लगती है। वही अबीर अपने रूम में आके, ये भूतनी चुड़ैल खुद को समझती क्या है, इसको तो मैं फांसी पे लटका दूंगा, सिकंदर को खिला दूंगा। लेकिन वो भी तो भाई के अलावा किसी की कोई बात ही नहीं सुनता। कुछ और सोच अबीर, इस लड़की की तो जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक अबीर के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। वही तीनों लड़कियां और मीरा जी अपने अपने काम में लग जाती है। दादी पूजा की तैयारी कर रही थी, इसलिए काशी और सिया उनकी हेल्प करवाने मंदिर में चली जाती है और अनवी किचन में। कुछ देर में उनकी पूजा हो जाती है और सिया फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाती है। वो रूम का डोर ओपन करती है तो उसमें पूरा अंधेरा ही था। वो अंदर जाती है लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन करने जाती है, उसे अपने हाथ पे कुछ रखता हुआ फील होता है। सिया उसे हटा देती है और आगे जाके स्विच ऑन करती है तो उसकी छोटी छोटी आंखें पूरी खुल जाती है। लेकिन सिया शांत ही रहती है। अबीर बेचारा, जो इतनी प्लानिंग करके सोफे के पीछे छुपा सिया के चीखने का वेट कर रहा था, सिया को इतना शांत देख के फ्रस्ट्रेशन से अपने बाल नोचने लगता है। वो गुस्से से बाहर आता है और सिया के सामने जाके उसकी बाजू पकड़ के बोलता है, तुम इंसान हो या नहीं? ये सब देख के तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम चीखी क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारे रोने का वेट कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने ये सब इसलिए बोला था क्योंकि कमरे का माहौल उसने बहुत डरावना बना दिया था। सामने ही एक स्केलेटन लटका हुआ था जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था। वो व्हाइट की जगह रेड था। सामने बेड पे नागराज फन फैलाए बैठे थे। सिया के हाथ पे केकड़ा चल रहा था। उसके पैरों पे एक काला सांप बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि सिया गुस्से से चीखे और उसको वजह मिल जाए सिया को काटने की। लेकिन सिया इन सब से उलट एकदम शांत थी। वो अबीर को ऐसे देखती है मानो किसी बेवकूफ को देख रही हो। सिया आराम से नीचे झुक के मिस्टर स्नेक को साइड कर देती है। सिया की स्किल्स काफी अच्छी थी, मानो वो उन सब को हैंडल करना जानती हो। और अबीर को इग्नोर करके उस केकड़े को भी अपने हाथ से रिमूव करती है और अबीर को देख के बोलती है, इनको जहां से भी लाए हो वही छोड़ दो। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और जब तक मैं आऊं रूम साफ हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अबीर का तो मुंह ही बन जाता है। वो सिया को जाने से रोकता है और मुंह बना के बोलता है, माते तुम्हारे चरण कहाँ है? क्या खा के पैदा किया था तुम्हारी माँ ने तुम्हें? कम से कम इतना तो बता दो कि तुम लड़की हो भी क्या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिया अबीर से अपना हाथ छुड़वाती है और आगे बोलती है, कम से कम किसी के खिलाफ प्लानिंग करने से पहले ये तो पता कर किया करो कि उस इंसान की कमजोरी क्या है। ये जो तुम खिलौने लेके आए हो ना, इनके साथ मैं सालों से खेल रही हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो तुम्हारे इस सड़े हुए ढांचे को देख के मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। और ये केकड़ा, सांप, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर चुकी हूँ। तो इन सब की आदत मुझे उतनी है जितनी तुम्हें डायपर की है। अब हटो मेरे रास्ते से और अगली बार कुछ ढंग का प्लान बनाना समझे। उद्धरण चिन्ह। सिया आराम से चली जाती है और अबीर खुद के बाल नोचते हुए बाहर चला जाता है। सिया बाथरूम में आके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर। कोट। सिया अपने चेहरे पे पानी मारते हुए, आज तो बच गई आप दोस्त, वरना तो उस कान खुजरे ने तो मुझे ऊपर भेजने का पूरा ही इंतजाम कर दिया था। आपको तो पता ही है ना, मैंने खुद को कितनी मुश्किल से रोक रखा था चीखने से। मुझे मारने का पूरा प्लान करके आया था वो इंसान। उद्धरण चिन्ह।
CH40 मॉर्निंग रोमांस। अबीर ने सिया को परेशान करने के लिए अपने रूम के अंदर ही जंगल सफारी का इंतजाम कर दिया था। लेकिन सिया तो सिया है और अबीर की बैंड बजाना तो उसका फेवरेट काम है। सिया ने अपने दिल पे बुलडोजर रख के किसी तरह अबीर के उन जंगल के दोस्तों से पंगा लिया और उनसे बच के निकल गई। सिया को डरता ना देख अबीर बुरी तरह से चीर जाता है और पैर पटकते हुए रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सिया, जिसने अपनी सांस तक रोक रखी थी, वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और आप दोस्त को याद करने लगती है। सिया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है क्योंकि उसने शायद इसी दिन के लिए हनुमान चालीसा बचपन में ही याद कर ली थी। सिया अपने चेहरे पे पानी के छींटे मारती है क्योंकि उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा पसीने में भीग चुका था और एकदम पीला पड़ गया था, मानो उसमें खून ही न बचा हो। सिया अबीर को कोसते हुए बोलती है, चोमू चाउमीन भैंसे ठरकी बूढ़ा कहीं का अपने जंगल के दोस्तों को यहाँ ले आया। अगर इसको उनके साथ लूडो ही खेलना था तो खुद जंगल चला जाता, लेकिन नहीं, ये तो चाहता है कि मैं आज ही मर जाऊं। कितनी मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल किया था बाहर आने से रोकने के लिए। वो तो यमराज तो भाई है अपना, तभी तो मेरी फोटो नहीं निकाली उन्होंने, वरना तो ऐसा जेरोक्स निकालते बल्कि भैया मेरा कि उस कान खजूरे की टमाटर जैसी आंखें भी छोटी पड़ जाती। उद्धरण चिन्ह। सिया 1 घंटे तक अच्छे से 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बाथरूम से बाहर जाने का सोचती है। अभी सिर्फ सोचा है, एंट्री लेनी बाकी है। सिया बाथरूम का डोर हल्का सा खोल के अपना छोटा सा सिर इत्तू सा निकाल के CID वाला दया बन के इन्वेस्टिगेशन करती है। जब कोई दिखाई नहीं देता तब अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर जाने लगती है। फिर जल्दी से बालकनी में जाके एक बड़ी सी लकड़ी उठा के लाती है और कारपेट को उस लकड़ी से उठा के चेक करती है। फिर बेडशीट को उठा के दूर करती है। जब दिल से तसल्ली हो जाती है तब चैन की सांस लेती है। कुछ देर में सब लोग डिनर के लिए हाजिर हो जाते हैं। अक्षत के अलावा बाकी सब वहां होते हैं। अक्षत को ना देख के काशी का मुंह लटक जाता है। वो थोड़ा बहुत सबके दिखावे के लिए खाती है। लेकिन सिया की तो आंखें ही घूम चुकी थी। उल्लू दिन को देख नहीं पाता, लेकिन आज सिया रात की सिया स्पेशल उल्लू बन गई थी, जिसे प्लेट में केकड़ा दिखाई दे रहा था। सामने रखी दाल में उसे अनाकोंडा स्विमिंग करते दिखाई दे रहा था और स्पून की जगह उस स्केलेटन का हाथ दिखाई दे रहा था, जो डाइनिंग टेबल पे बैठा राइस को अपने हाथ में लेके सिया को दाल मिला के प्यार से खिलाते हुए बोल रहा था, ए बाबू खा ले, ए बाबू, कितने प्यार से खिला रही या मैं। उद्धरण चिन्ह। सिया का दिल उल्टी करने का कर रहा था, लेकिन अबीर के सामने उसे अपनी इज्जत का फालूदा भी नहीं करवाना था। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव था, प्राण जाए पर इज्जत ना जाए, बस अबीर की बैंड बजे जाए। इसलिए जबरदस्ती खाने को निगलती रहती है। अबीर खुन्नस से सिया को घूरते हुए खाना खा रहा था। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जैसे वो फोक से सिया को नोच नोच के खा रहा हो। सिया और अबीर दोनों की ही हरकतें देख के आज मुझे ऐसा लगा मानो दोनों ही जमा देसी ही मुर्गा खा रहे हो, एकदम डीप फ्राई करके। कुछ देर में सबका डिनर हो जाता है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिया को तो आज अबीर के रूम में जाने में भी डर लग रहा था, इसलिए वो बचने का कोई बहाना खोजने लगती है और इतना खाना निगल के उसका शैतानी दिमाग चल भी गया। वो चेहरे पे 4 गज लंबी स्माइल लेके अक्षत के रूम की ओर निकल पड़ती है। डोर नॉक करती है और काशी डोर ओपन करती है। काशी कुछ बोलती उससे पहले तो सिया उसे साइड करके सीधा रूम में घुस जाती है और बेड पे चढ़ के फैल के सो जाती है और ब्लैंकेट से खुद को ऊपर तक कवर कर लेती है और अंदर से ही बोलती है, दी डोर अच्छे से लॉक कर देना और लाइट्स भी ऑफ कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। काशी नामे सिर हिला के मुस्कुराते हुए उसके पास ही लेट जाती है और दोनों बहनें एक दूसरे को कडल करके सो जाती है। वही फार्म हाउस में बेचारा अक्षत इधर उधर करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे काशी को महसूस करने की आदत हो चुकी थी। वो फ्रस्ट्रेशन में उठ के बैठ जाता है और एक गिलास पानी उठा के पी जाता है और फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार होता है और वो अपने बाल नोचते हुए उठ जाता है और अपनी कार की चाबी लेके निकल जाता है। अक्षत की कार कुछ देर में हवेली की पार्किंग में रुकती है। आरव गार्ड को चाबी देके आगे बढ़ जाता है। वो सीधा अपने रूम की ओर जाता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। वो मास्टर की लेके आता है और डोर ओपन करता है। रूम में सिर्फ एक डीम लाइट जल रही थी। अक्षत आगे जाता है और काशी के पास जाने लगता है कि किसी और को काशी के पास देख के उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। उसने सिया को नहीं देखा था क्योंकि सिया ने खुद को पूरा कवर कर रखा था ब्लैंकेट से। अक्षत का खून खोलने लगता है क्योंकि उस इंसान का फेस काशी के सीने में छुपा हुआ था।
अक्षत लंबे कदमों से काशी के पास जाता है और ब्लैंकेट उठा के देखता है तो उसे सिया का छोटा सा फेस दिखाई देता है। सिया को देख के भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि सिया काशी को बुरी तरह जकड़ के सो रही थी और अक्षत को सिया से जलन हो रही थी। अक्षत थोड़ा झुकता है और सिया को काशी से अलग करने लगता है, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। अक्षत अपने दांत पिस लेता है। अचानक उसके फेस पे एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी की नाइट ड्रेस थोड़ा खिसक गई थी और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत थोड़ा झुकता है और काशी के पेट पे हाथ फेरने लगता है। काशी को उसके छूने से गुदगुदी होने लगती है, वो नींद में ही मचलने लगती है। काशी करवट बदल के सो जाती है। अक्षत की नजरें फिर से कठोर हो जाती है, क्योंकि सिया ने अब उसे बैक से हक कर लिया था और उसके पेट पे भी हाथ रख लिया था। अक्षत का खून खोलने लगता है। वो रूम से बाहर जाता है और सीधा अबीर के रूम में जाता है, लेकिन अबीर वहां नहीं था। उसको तो कोई खबर ही नहीं थी कि उसकी जानेमन किसी और की जान सुखा रही है। अबीर स्टडी रूम में बैठा ऑफिस का काम निपटा रहा था। अक्षत गुस्से से लाल चेहरा लिए अबीर के पास जाता है। अक्षत को वहां देख अबीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अक्षत, जिसको कम बोलने की बीमारी थी, वो एक सांस में बोलता है, उसको लेके आ वहां से और अच्छे से समझा दे, मेरी होने वाली धर्मपत्नी से चिपकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ मैं ही चिपक सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुन के अबीर को थोड़ा समझ आता है कि उसकी सिया रानी ने फिर से कोई कांड कर दिया है। अबीर अक्षत का लाल चेहरा देख कुछ नहीं बोलता और हमें सिर हिला के उसके पीछे जाने लगता है। अक्षत अबीर को रूम के बाहर रोक के खुद अंदर आके पहले काशी के कपड़े ठीक करता है और फिर उसे अंदर आने को बोलता है। अबीर अंदर आता है और सिया को दूसरी साइड से काशी से अलग करने लगता है, लेकिन वो भी जिद्दी। अबीर अपने मन में, ये लड़की नींद में भी मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह। अक्षत और अबीर बड़ी मुश्किल से दोनों को दूर करते हैं। अबीर सिया को लेके अपने रूम में चला जाता है और अक्षत मुस्कुराते हुए काशी से सांप की तरह लिपट के सो जाता है। सुबह काशी की नींद किसी के ठंडे हाथों की छुअन से खुलती है। काशी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और अचानक उसकी नींद पूरी खुल जाती है, क्योंकि अक्षत का खतरनाक बिना इमोशन वाला चेहरा बिल्कुल उसके पास था। अगर वो थोड़ा भी हिली तो दोनों के होठ आपस में छू जाते। काशी अक्षत को इतने पास देख थोड़ा डर जाती है। वो अटकते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? अक्षत कुछ जवाब नहीं देता और एक तक उसे देखता रहता है। अक्षत थोड़ा झुकता है और अपनी नोच को उसके चेहरे पे मूव करने लगता है। काशी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अक्षत का एक हाथ उसकी नाइट ड्रेस के अंदर रेंग रहा था। काशी की आंखें बंद हो जाती है और पकड़ बेडशीट पे कस जाती है। अक्षत के हाथ उसके सीने पे चल रहे थे। अक्षत को बार बार रात को सिया का काशी को छूना याद आ रहा था। वो गुस्से से अपने हाथ को जोर से रब करने लगता है और काशी की दर्द से एक हल्की आह निकल जाती है। काशी उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत ने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। अक्षत अपना हाथ बाहर निकाल के उसकी नाइट ड्रेस के बटन्स खोलने लगता है। काशी की सांसों अटक जाती है। वो पूरी हिम्मत करके अक्षत को धक्का देती है, बेड से उठ के बाथरूम में भागने लगती है, लेकिन अक्षत जल्दी से उसे पकड़ लेता है। काशी की शकल रोने सी हो जाती है। अक्षत उसे लेके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और दांत पिसते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सिया से चिपकने की? काशी उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो। वो उसे घूरते हुए बोलती है, ये तो पता था मुझे कि तुम पागल हो, लेकिन पागलों के पागल हो वो नहीं पता था। वो बहन है मेरी। सिर्फ रात को साथ सोए थे हम, लेकिन तुमसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। नहीं होता बर्दाश्त, इसलिए आगे से वो तुम्हारे आसपास दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिखी तो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझी? अगर उसने या किसी ने भी तुम्हें मेरे अलावा छुआ तो सजा के लिए रेडी रहना धर्मपत्नी जी। कोट। काशी अक्षत को खुन्नस से घूरने लगती है। वो वहां से जाने लगती है कि अक्षत उसे खुद से चिपकाते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है धर्मपत्नी? पहले शावर तो ले लो। अक्षत काशी के कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर देता है। कुछ देर में बाथरूम का डोर खुलता है और अक्षत काशी को लेके बाहर आता है। काशी का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो खुन्नस से अक्षत को घूर रही थी। वही अक्षत के फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल थी, एक सैटिस्फैक्शन था। कुछ देर में दोनों रेडी होके बाहर हॉल में सबके पास चले जाते हैं। कैसी होगी दोनों की प्रेम कहानी? सिया की नौटंकी और क्या क्या रंग दिखलाएगी? मिस्टर विलन की एंट्री कब होगी? सूरज भान क्या करेगा अब? सब मैं ही बताऊंगी, इसलिए बने रहो मेरे साथ।